हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर का CC 6 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न है सल्तनत काल में उद्योग, व्यापार व वाणिज्य व्यवस्था का वर्णन करें। दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, आराम से आप लिख सकते हैं एक बार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, आपको लिखना कैसे है? मध्यकाल में आर्थिक दृष्टि से भारत एक संपन्न राष्ट्र था। दोस्तों, आपका पहला जो स्टार्टिंग है उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि मध्यकाल से ही भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा संपन्न राष्ट्र था, ठीक है। भारत की संपन्नता ही लुटेरों को आकर्षित की थी। महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी धन संग्रह करने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। यानी इनके जो आर्थिक वजह से ही, यानी इनका जो आर्थिक स्थिति था भारत का, इसी वजह से जो बाहर के जो लुटेरे थे वो भारत के ओर धन के कारण आकर्षित हुए थे, जिसमें मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी प्रमुख था, ठीक है। लेकिन लुटेरों के आक्रमण के बावजूद भारत का ना तो धन हानि बनी और ना उत्पादन के साधन को नष्ट किया जा सका। यानी इतना सारे धन की लूटने के बावजूद भी भारत का ना तो कोई धन में कमी आई, ना ही उनके जो रिसोर्सेस मानो उत्पादन के जो साधन होते हैं उसमें भी कोई गिरावट आई। तुर्क अफगान शासन के पूर्व, यानी तुर्क अफगान जब शासन किया उससे पहले ही भारत की आर्थिक संपन्नता एक निर्विवाद सत्य है। उसके पहले जो भारत का आर्थिक संपन्नता है उससे कोई झुठलाया नहीं जा सकता, मतलब एकदम भारत एक संपन्न देश था, ठीक है। प्रारंभ के आक्रमणकारियों केवल उत्तर भारत की और नगर व राज्यों की संपत्ति को लूटने की चेष्टा की थी। यानी जो पहले जो लूटा गया था तो वो उत्तर भारत में, यानी इधर से वाला जो पाकिस्तान वाला इलाका है ना, उधर से लूटा करता था, ठीक है। जिस जगह पर सिंध है, पंजाब है, उस जगह पर पहले लूटमार करता था और बाहर का जो लुटेरा थे वहीं से बाहर निकल जाता था, मतलब अंदर नहीं घुसता था, ठीक है। दक्षिण भारत के नगर व राज्यों की आर्थिक संपन्नता पर कोई आंच नहीं आई थी। तुर्क अफगान सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी था, वो पहला शासक था जिन्होंने दक्षिण भारत को इतनी आर्थिक संपत्ति प्राप्त कर ली थी कि उसे देखकर स्वर्ग में गजनी की आंख भी लालचा गई होगी। यानी क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, अलाउद्दीन खिलजी ही पहला ऐसा शासक था जो दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था और वहाँ का धन संपत्ति को देखा था। और इसके ऊपर एक मुहावरे के जैसा प्रकट कर रहा है कि इसे देखकर स्वर्ग में बैठा गजनवी है ना, गजनवी की आंख भी ललचा गया होगा, ठीक है। 14वीं शताब्दी के अंत में तैमूर का आक्रमण ने भारत की आर्थिक स्मृति पर एक कड़ी चोट पहुंचाई। यानी जब 14वीं शताब्दी में भारत पर एक आक्रमण तैमूर का हुआ, तैमूर भी भारत को लूटने ही आया था, ठीक है। लेकिन इन आक्रमणों के बाद भी भारत की आर्थिक संपन्नता नष्ट नहीं हुई थी। यानी इतना लूट होने के बाद भी भारत की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, ठीक है। भारत मूलतः एक कृषि प्रधान देश रहा है। यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि प्रकृति पर आधारित थी। यानी भारत का जो कृषि है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के जल पे भरोसा है, ठीक है। किसान परिश्रमी थे और अनाज के साथ साथ कपास, गन्ना, दलहन, तिलहन, अफीम और नील की उत्पादन व्यापक पैमाने पर करते थे। यानी इन प्रकार का खेती होती थी। देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि के साथ ही संबंधित था। तो क्या था, भारत एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश है और भारत में ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो किसान ही है और खेतीबाड़ी ही करते हैं। इन तरह के मतलब फसल को उगाते थे, ठीक है। आगे देखेंगे, खेती के बाद उद्योग व वाणिज्य व्यवसाय
खेती के बाद उद्योग व वाणिज्य व्यवसाय का स्थान था। उद्योग धंधे में कपड़ा, धातु, बस्तर, चीनी कपड़ा इत्यादि उद्योगों का विकास मध्यकाल में हो चुका था। यानी ये सब प्राचीन काल में नहीं हुआ था, ये मध्यकाल में हुआ था। ठीक है। गांव एवं नगरों में व्यापारियों एवं कारीगरों का संघ थे जो बृहद पैमाने पर व्यापार करते थे। उद्योग धंधे की स्थापना तुर्क सुल्तानों ने निजी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए की थी। यानी ये जो तुर्क वाणिज्य व्यवस्था और उद्योग व्यवस्था था वो प्राचीन भारत में नहीं था, क्योंकि प्राचीन भारत का पूरा जो व्यवस्था था वो कृषि पर आधारित था। और लेकिन जब भारत में जो अफगान आए, तुर्क आए, उन्होंने अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये सब का कारखाना यहाँ पर डाला। और इसी से क्या हुआ, भारत का जो उद्योग धंधा है और वाणिज्य व्यवस्था है वो स्टार्टिंग हुआ। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आमिर नहीं है। ठीक है। अमीर और आमिर में बहुत अंतर होता है। आमिर मतलब बड़ा आदमी, ठीक है, और आमिर मतलब था जो वहाँ पर जो सलाह देने वाला होता था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है। अमीर की आवश्यकताओं को पूर्ति विदेश से होती थी। मध्यकाल में प्रत्येक गांव और नगरों में कारखाना थी। यानी जो मध्यकाल में जो था वो प्रत्येक गांव में, नगर और गांव में हर जगह कारखाना हुआ करता था जो स्थानीय मांगों की पूर्ति के साथ साथ अतिरिक्त उत्पादन को विदेश में निर्यात करते थे। यानी जो प्रोडक्शन करते थे वो यहाँ का ज़रूरत तो पूरा होता ही था, साथ ही साथ उस वस्तु को विदेश में भी भेज दिया जाता था। ठीक है। ऐसे व्यापारियों को राज्य की ओर से संरक्षण प्राप्त नहीं थी। यानी उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता था, वो अपने ही धन संपत्ति से कारखाना लगाते थे। शाही कारखाने पर अमीर वर्ग का नियंत्रण था। यानी जो शाही कारखाना यानी जो सरकारी कारखाना था उसमें सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग का दबदबा था। ठीक है। शाही कारखाने पर 4000 जुहेलो काम करते थे। जुहेलो मतलब दोस्तों मजदूर मान लीजिए। ठीक है। ठीक है, काम करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक प्रति वर्ष 2 लाख वर्दियाँ अपने कर्मचारियों के लिए तैयार करवाते थे। यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, जो तुगलक वंश के एक शासक थे, वो प्रति वर्ष हर साल 2 लाख वर्दियाँ बनवाता था। मतलब उसका जो सूट है ना, जो लड़ाई के लिए, वो बनवाते थे। ठीक है। उपहार देने के लिए शाही कारखाने में मुस्लिम का वस्त्र तैयार किया जाता था। कारीगरों को राज्य की ओर से वेतन मिलता था। यानी जो शाही कारखाने में काम करता था उसको सरकार के तरफ से पैसा मिलता था। क्या क्या बनता था वो, उसमें बहुत सारे वर्दियाँ बनते थे और मुसलमानों के लिए वस्त्र बनते थे। आभूषण लगा हुआ। ठीक है। भारत का वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था में था। सूती, ऊनी और रेशमी तीनों तरह का वस्त्र तैयार किया जाता था। भारत में कपास की उपज अधिक होती थी। यानी भारत में तीनों प्रकार का कपड़ा का उत्पादन होता था। यहाँ पर जो कपास की खेती होती थी वो बड़े पैमाने पर होती थी। भेड़ पालकर ऊन का उत्पादन होता था। पहाड़ी प्रदेश में ऊन के लिए उपयुक्त स्थान थे। यानी भेड़ों को पाला जाता था उनका ऊन के लिए और उनसे ऊन निकाला जाता था। रेशम वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में बंगाल में होती थी। रेशम बाहर से भी आता था। कसीदा, सोने के उद्योग और रंग का काम भारत के प्रत्येक नगरों में होता था। ठीक है। तो दोस्तों ये सब जो काम होता था भारत के प्रत्येक जगह पे होता था। ठीक है। प्रत्येक नगरों में होता था। बंगाल और गुजरात से सूती वस्त्र का निर्यात होता था। मतलब बंगाल और जो गुजरात है वहाँ पर स्पेशली सूती वस्त्र ही बनाया जाता था। अमीर वर्ग रेशम, मुस्लिम ऊनी और करमखाव और सहन के वस्त्र का व्यवहार करते थे। दोस्तों ये सब थोड़ा मतलब अरबी भाषा है तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। स्पेशली कहा यही जा रहा है कि जो अमीर वर्ग था, मतलब जो रिच वर्ग था, वो लोग जो कॉस्टली वस्त्र होते थे वो पहनते थे, जैसे रेशम, ऊनी। ठीक है। और ये सारे वस्त्र का व्यवहार करते थे। साधारण व्यक्ति सूती और मोटा कपड़ा पहनते थे। जो साधारण व्यक्ति थे वो गरीब थे और वो लोग सूती का वस्त्र पहनते थे और मोटे कपड़े पहनते थे। अमीर खुसरो के अनुसार अच्छे किस्म के कपड़े का उद्योग भारत में चरम सीमा पर पहुंच चुका था। यानी जो अमीर खुसरो क्या थे, एक दरबारी कवि थे, गायक थे
आमिर खुसरो का नाम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सल्तनत काल में उनका मानना था कि जो कपड़ा है ना, वो अच्छे किस्म का कपड़ा में जो दक्षिण भारत थे वो बहुत ही आगे पहुंच गए थे। दक्षिण भारत के देवगिरी और महादेव उत्तम वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। तो कहाँ पर कपड़ा का सबसे अच्छा जगह था? देवगिरी और महादेव, जहाँ कपड़ों की कीमत सस्ते थी। दिल्ली का सिल्क 16 टंके में मिलता था। तो दिल्ली में जो सिल्क साड़ी था या फिर सिल्क वस्त्र है वो 16 टंके में मिलता था। बारबोसा जैसे विदेशी लेखक ने भी भारतीय वस्त्र की प्रशंसा की है। दोस्तों, ये जो बारबोसा है वो एक फॉरेन ट्रेवलर था, यानी बाहर से आने वाले यात्री भारत में घूमने के लिए, ठीक है, उन्होंने भी भारतीय वस्त्र का प्रशंसा की है। खंबात में भी रेशम और रंगीन वस्त्र तैयार किया जाता था। यानी खंबात जो है ना, अभी वर्तमान में जो खंबात की खाड़ी गुजरात के वहाँ पर, तो उस जगह पर भी पहले भारत में रेशम का वस्त्र तैयार किया जाता था, ठीक है। दरी, कालीन, चटाइयाँ और चादर का निर्माण प्रचुर मात्रा में की जाती थी, ठीक है। आगे चलकर आगरा, बनारस, विदर्भ, बंगाल, बिहार और मालवा वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र बन गए थे। यानी ये सब जगह पर बहुत सारे वस्त्र उद्योग बन चुका था, ठीक है। कश्मीर में ऊनी कालीन तैयार किया जाता था। तो मतलब जो ये कश्मीर है, कश्मीर में ऊनी कालीन तैयार किया जाता है। क्या है? तंबू सियालकोट से बनता था। ढाका के मलमल का जो मांग है वो यूरोप के बाज़ारों में अधिक थी। यानी ढाका में मलमल के कपड़े बनाए जाते थे और तंबू का जो वस्त्र होते हैं वो सियालकोट में बनता था। और ऊनी जो यह होता था, ऊनी जो कपड़ा बनता था वो कश्मीर से बनता था। वस्त्रों की कीमत कम थी। 1 रुपया में 4 कंबल मिलते थे। सूती वस्त्र उद्योग की तुलना में ऊनी वस्त्र उद्योग काफ़ी अधिक उन्नत अवस्था में नहीं थी। यानी जो ऊनी वस्त्र था वो थोड़ा डाउन था, लेकिन सूती वस्त्र उससे ज़्यादा ऊपर था, ठीक है। दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे भारतवर्ष में धातु का उद्योग का विकास, ठीक है। तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। पहले आपको समझना है, भारतवर्ष में धातु उद्योग का विकास आर्यों के आगमन के बाद प्रारंभ हुआ। जो आर्य थे ना, जो भारत आए थे, उसके बाद हुआ। लोहे, पीतल, तांबा, कांसा आदि धातुओं का मिश्रित कर अनेक तरह के वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, ठीक है। भारत तलवार विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। जो भारत का जो तलवार होता है ना, वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ तलवार माना जाता था, ठीक है। अस्त्र शस्त्र का निर्माण पंजाब तथा गुजरात में अधिक होती थी। सोमनाथ का तलवार बहुत प्रसिद्ध था। चीनी यात्री महायान के द्वारा भारत में लोह का बंदूक, कैंची, छुरी आदि का निर्माण बंगाल में होता था। यानी जो एक चीनी यात्री थे महायान, उनके अनुसार भारत का जो लोहा था वो बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ था। बंदूक, प्याला, ठीक है, कैंची, छुरी आदि का निर्माण बंगाल में होता था। धातुओं के बर्तन भी बनाया जाता था। सोना चांदी का बर्तन विशेषकर गुजरात में तैयार किया जाता था। यानी इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े? उद्योग धंधे में धातु को पढ़े हम लोग, है ना। तो धातु सबसे पहले क्या हुआ, मैं आपको एक बार पूरा क्विक रिवीजन देता हूँ धातु का। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का सबसे पहला जो धातु आया वो आर्यों के बाद आया। आर्यों ने क्या किया, अपने साथ लोहे, तांबा, चांदी का वस्तु लाए और उसको सभी को मिश्रित करके तरह तरह का चीज़ का निर्माण किया, ठीक है। जैसे लोहा सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ था? अभी हम लोग देखें, गुजरात का फेमस था। गुजरात का जो सोमनाथ का लोहा था, वो तलवार था, वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ तलवार माना गया। उसके बाद जो कैंची, छुरी, ठीक है, तलवार, बंदूक, ये सब कहाँ बनता था? महायान के अनुसार बंगाल में बनता था। दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे बड़े बड़े भवनों का निर्माण करने के लिए क्या होता था उस टाइम, है ना। बड़े बड़े भवनों का निर्माण करने के लिए पत्थर और ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। उस टाइम सीमेंट नहीं हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। उसमें इंटरलॉक पद्धति से दोस्तों बड़े बड़े पत्थर को एक दूसरे में लॉक किया जाता था और उसी से बड़ा बड़ा भवन का निर्माण होता था, ठीक है। पत्थर को दिल्ली के संगत रस की कुशलता की प्रशंसा आमिर खुसरो ने भी की है। यानी ये जो जगह था जहाँ पर
ईंट और पत्थर का निर्माण होता था, उसके जगह का और उसके जो कुशलता का, जो काम करने की कुशलता थी, उसका जो वर्णन है आमिर खुसरो ने भी किया था। ठीक है, राज्य की ओर से ईंट और पत्थरों को उद्योग का संरक्षण प्राप्त थी, मतलब राज्य की तरफ से ये जो पत्थर और ईंट का जो फैक्ट्री होती थी उसको संरक्षण प्राप्त थी, मतलब उन लोग को छूट दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 70,000 मजदूरों की नियुक्ति इमारत बनाने के लिए की थी। फिरोज तुगलक ने भी पत्थर और ईंटों के उद्योग में प्रशिक्षण देने के लिए 4,000 मजदूरों की नियुक्ति की थी। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो 70,000 मजदूरों की नियुक्ति किया था सिर्फ और सिर्फ इमारत बनाने के लिए। और साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक ने भी पत्थर और ईंटा के उद्योग में किस तरह का काम करेंगे वो 4,000 ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति किया था। यह उद्योग आगरा, सिकरी, बयाना और धौलपुर और ग्वालियर में अधिक लाभदायक थी, मतलब क्या है, अधिक फैला हुआ था। ठीक है, हिंदू शासकों के द्वारा भी बड़े बड़े भवनों का निर्माण मध्यकाल में की गई है, जैसे माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, चित्तौड़ और ग्वालियर की इमारतों में पत्थर का प्रयोग व्यापक पैमाने में किया गया है। रंगीन टाइल्स का प्रयोग बंगाल में अधिक होता था। यानी अब बताया गया है कि पत्थर से संबंधित पूरा जानकारी दे दी है, भवन निर्माण से संबंधित। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अब कागज का आविष्कार। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। चीन में शहतूत के वृक्ष से कागज तैयार किया जाता था। अरब वालों ने कपड़ों के चिथड़े से कागज बनाना प्रारंभ किया था। समरकंद कागज का उद्योग का एक प्रमुख केंद्र था। भारत में सफ़ेद कागज का निर्माण बंगाल में होता था। यानी जो चीन में सबसे पहले जो कागज का आविष्कार हुआ शहतूत के पत्ते से, वो क्या किया, अरबी लोग ने भी उसका पद्धति को चुराया। उनके जो कपड़ आते थे ना शहतूत के, उनके जो टूट फूट होते थे उनसे वो कागज बनाया था। समरकंद में उनका एक बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र था जहाँ पर कागज का निर्माण होता था। भारत में भी सफ़ेद कागज का निर्माण बंगाल में होता था। गुजरात और दिल्ली में भी तैयार किया जाता था कागज। ठीक है, दिल्ली में सभी कागज का प्रयोग अधिक क्या होता था, तो दोस्तों ये क्या है, सामी कागज। वो एक विशेष प्रकार का कागज होता था जो दिल्ली सल्तनत में ही ये होता था, जरूरी होता था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कागज का उत्पादन कम था, अतः उसके उपयोग में किफ़ायती बरती जाती थी। यानी कागज़ तो बहुत ही कम मात्रा में होती थी उत्पादन, इसलिए कागज़ का प्रयोग ज़्यादा नहीं होता था। सियालकोट, कश्मीर और बिहार के गया में कागज़ तैयार करने का काम प्रारंभ हो चुका था। भारत में कागज़ चीड़ के पत्ते से तैयार किया जाता। तो दोस्तों ये एक चीड़ का पत्ता है, चीड़ के पेड़ से ही कागज़ बनाया जाता था उस टाइम पे। ठीक है, भारत में गन्ने का अब भारत के कृषि पे आ रहे हैं। ठीक है, भारत में गन्ने का उपज अधिक होती थी। सबसे अधिक गन्ना बंगाल में होता था। खाने बनाने का काम बंगाल में होता था। ठीक है, चीनी से मिठाई तैयार की जाती थी। शहद का उत्पादन सीमित पैमाने पर होती थी। यानी शहद का उत्पादन उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं होती थी क्योंकि उस टाइम चीनी का उत्पादन स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, चमार का मुख्य व्यवसाय चमड़े का सामान तैयार करने था। ठीक है, जूता बनाते थे, तलवार रखने के लिए म्यान बनाते थे और किताबों को रखने के लिए झोला बनाते थे जो चमड़े का होता था। ठीक है, इन्हीं सब में सबसे ज़्यादा चमड़े का प्रयोग होता था। चमड़े का मास्क भी बनाया जाता था। चमड़े से ही वस्त्र भी बनता था। चमड़े का वस्त्र का निर्यात विदेशों में होता था, लेकिन यह उद्योग सल्तनत काल में उन्नत अवस्था में नहीं थी। यानी सल्तनत काल में चमड़े की जो व्यवसाय थी वो उतना ज़्यादा उन्नत अवस्था में नहीं थी, बाद में हुआ। ठीक है, मूंग, हाथी के दांत और नकली जवाहरात के उद्योग भी भारत में थे। यानी जो ओरिजिनल जवाहरात होते हैं हीरे मोती पन्ना का, वो नकली भी थी। ठीक है, और हाथी का दांत का भी वहाँ पर उद्योग होता था। बंगाल और गुजरात में अधिक होता था। हाथी के दांत का क्या होता था, कड़े बनाते थे, तलवार के मुठ बनाते थे, पासा और शतरंज के मोहरे आदि बनाते थे हाथी के दांत से। ठीक है, नकली जवाहरात का काम गुजरात में अधिक होता था। लकड़ी का उद्योग प्राय सभी स्थानों में था। दरवाजा, खिड़की, पलंग, खिलौना आदि लकड़ी का से तैयार किया जाता था। शीशे का उद्योग फतेहपुर सीकरी, बिहार और कई इलाकों में होता था। भारतीय कारीगर
वंशानुगत आधार पर काम करते थे, यानी जिनका जो घर का बड़े बुजुर्ग लकड़ी का काम करते थे, उनका भी आगे वाला पीढ़ी लकड़ी का ही करते थे, मतलब क्रम अनुसार ही काम होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। राजकीय कारखाने में काम करने वाले कारीगर और मजदूरों की स्थिति अच्छी थी, यानी उसको अच्छी तरह से वेतन मिलता था। लेकिन निजी उद्योग में काम करने वाले कारीगर और मजदूरों को शोषण अधिक होता था, यानी बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था और वेतन उस हिसाब से कम मिलता था। दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे भारत में जो व्यापार था वो किस तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था और उसका जो आवागमन का जो पूरा सिस्टम था वो कैसा था। ठीक है, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का प्रचलन भारत में प्रारंभ से ही था, यानी यहाँ का वस्तु वहाँ ले जाने में और वहाँ का वस्तु यहाँ आने वाला पद्धति पहले से ही था। सड़कों और जलमार्गों से व्यापार होता था। सड़कों की देखभाल राज्य के द्वारा की जाती थी, यानी जलमार्ग और सड़क से ही होता था, ऊपर से नहीं होता था, प्लेन का ये नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि सैन्य तंत्र में सड़क सेनाओं का आवागमन का मुख्य साधन था, यानी सड़क तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा क्योंकि सड़क से ही सैनिक का आवागमन होता था कहीं पर जाने आने का। ठीक है, जहाज या नाव के द्वारा देश के अंदर व बाहर का व्यापार किया जाता था। समुद्र के रास्ते मध्यकाल में सुरक्षित नहीं थे, यानी समुद्र का रास्ता जो था वो मध्यकाल में उतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं था, तो इसलिए ज़्यादातर जो ये होता था आवागमन होता था वो सड़कों से ही होता था। उत्तर भारत में जो वैश्य ये होता है वन व्यवस्था होते थे, उनके लोग गुजराती और मारवाड़ में काम करते थे। दक्षिण भारत में चट्टी जाति व्यापार का काम करते थे। ये तो दोस्तों एक चट्टी जाति है जो दक्षिण भारत के थे, वो भी व्यापार का काम करते थे। राजस्थान के बेंजोर बेल पर अनाज लाद के बाजार या गांव पे बेचते थे। बाजरे बेंजोरों के काफिले में 40,000 तक बैलों की संख्या थी। ये जो दोस्तों ये भी एक प्रकार का आप जात कह सकते हैं। ठीक है, घोड़े का प्रयोग भी व्यापारिक काम में लिया जाता था। व्यापार कुछ वर्ग विशेष तक सीमित था। गुजराती और मुल्तानी व्यापार अधिक रखती थी। ठीक है, खुरसानी मुसलमान जो देश के सभी भागों में व्यापार करते थे। व्यापार पर दलाल का प्रभाव अधिक था, यानी जो व्यापार था उसमें भी अभी के टाइम के जैसा दलाली देखने को मिलता था। गांव में मंडी और नगरों में बाजार व्यापार का केंद्र थे। आंतरिक व्यापार का मुख्य वस्तुएं अनाज, वस्त्र और दैनिक वस्तु आवश्यकताओं की चीज़ थी, यानी जो मेन बाजार का जो प्रमुख केंद्र था उसमें क्या क्या वस्तु का स्पेशली ये होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। उसमें अनाज होता था, वस्त्र होते थे और दैनिक जरूरतें के सामानों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। प्राचीन काल से ही भारत का व्यापारिक संबंध, ठीक है, प्राचीन काल से ही भारत का व्यापारिक संबंध विदेशों से था। सल्तनत काल में भारत का व्यापार प्रशांत महासागर भूमध्य सागर के देशों के साथ थी। भारतीय वस्तु अरबी सौदागरों के हाथ विदेशियों में भिजवाए जाते थे। मुल्तान और कश्मीर के रास्ते से थल मार्ग द्वारा एशिया के क्या होता था, तो एशिया के देशों के साथ साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे, यानी जो मुल्तान वाला रास्ता था उससे पूरा मध्य एशिया में पूरा भारत के व्यापारिक संबंध स्थापित हो चुके थे। लंका, बर्मा, चीन, फारस और मध्य एशिया, अरब सागर, लाल सागर, पूर्वी अफ्रीका के साथ भारत का संबंध कायम हो चुका था, यानी व्यापार उतना दूर फैल चुका था। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में कंबो, सूरत, भोजोड़ और गोवा और कालीकट, कोचीन, मछलीपट्टनम, सोनारगांव, चटगांव आदि थे। लाहौर, मुल्तान, पटना, अहमदाबाद और आगरा में विदेशी वस्तुओं की बड़ी बड़ी मंडी थी, यानी विदेश से जो सामान आता था, स्पेशली जो बंदरगाह वाला जो शहर होते थे वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता था। ठीक है, विदेशी व्यापार, ठीक है, अब व्यापार देखेंगे किस प्रकार से होता था विदेशी वाला। ठीक है ना, विदेशी व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्ग से होता था। समुद्री मार्ग पर नॉरिश लोगों का एकाधिपत्य था। दोस्तों ये जो एक नॉरिश लोग है ये मूलतः अफ्रीका के थे। भारत में विदेशों से घोड़ा, रेशम, मखमल,
साज सज्जा और विलासिता की वस्तुओं का आयात होता था। यानी भारतीय लोग बाहर से घोड़े, रेशम और मकबल और बहुत ही जो सजने संवरने वाला चीज होता था उसको मंगवाते थे। बारूद, बंदूक और अन्य तरह के औजार भी विदेश से ही आते थे। भारत खाद्य पदार्थ और सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। यानी भारत से क्या होता था, खाद्य पदार्थ जो खाने वाला पदार्थ होता उसको बाहर में भेजा जाता था और स्पेशली सूती वस्त्र। ठीक है। भारत की आर्थिक संपन्नता का आधार कृषि था, अतः अनाज का निर्यात सबसे अधिक फारस में होता था। यानी भारत का अनाज सबसे ज़्यादा फारस में जाता था। ठीक है। अब देखते हैं गुजरात और बंगाल के बंदरगाह से कपड़े, नील और अफीम, जवाहरात आदि बाहर भेजा जाता था। यानी जो बंगाल और गुजरात का जो बंदरगाह था ना, वहाँ से ज़्यादातर कपड़ा, नील और हीरे जवाहरात और अफीम भेजा जाता था। आयात निर्यात के काम केवल खंबात के बंदरगाह पर प्रतिवर्ष 3000 जहाज करते थे। यानी आप सोचिए कि जो खंबात की खाड़ी है उस जगह पर पहले बंदरगाह हुआ करता था और वहाँ पर 3000 जहाज हुआ करते थे। ठीक है। विदेश से सोना, चांदी, इत्र, शीशे का सामान और चीनी के बर्तन आयात अधिक मात्रा में होती थी। यानी बाहर से हम लोग सोना चांदी लेते थे और उसके बदले में अनाज देते थे। सोचिए हम लोग का उस टाइम कितना सोना रहा होगा। ठीक है। थी अमीर वर्ग वेनिस से कांच के बर्तन मंगाते थे। यानी वेनिस से वो लोग कांच के बर्तन मंगाते थे खाने के लिए उस टाइम। ठीक है। भूभाग द्वारा सीमांत देशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध था। यानी जो देश के साथ भारत का सीमा स्पर्श होता है अभी भी, उसके साथ भारत का व्यापार संबंध था उस टाइम भी। मंगोलों के द्वारा ऊंट, घोड़े, फाड़ और हथियार भारत में बेचा जाता था। ठीक है। यानी ये जो मंगोल थे वो लोग क्या करते थे, भारतीयों को ऊंट, घोड़ा, फाड़ और हथियार बेचता था। ठीक है। घोड़ा आयात की मुख्य वस्तु मानी जाती थी। बाहर से आने वाली वस्तुओं पर चुंगी भी लगता था। चुंगी मतलब टैक्स। ठीक है ना। जैसे यहाँ से वहाँ कोई वस्तु जाएगा तो सरकार को टैक्स देना पड़ता था, तो उस टैक्स को कहते थे चुंगी। ठीक है। व्यापार पर कुछ वर्ग विशेष का एकाधिपत्य माना जाता था। यानी व्यापार सिर्फ कुछ स्पेशली जगह का लोग ही करता था, पूरा का पूरा देश नहीं करता था। कृषि पूरा भारतवर्ष करता था। ठीक है। मध्यकाल में यातायात का साधन उन्नत अवस्था में नहीं थी। यानी लेकिन उस टाइम जो यातायात का साधन था, एक जगह से दूसरा जगह जाने का जो साधन था, वो उतना उन्नत स्थिति में नहीं थी जैसे वर्तमान में है। ठीक है। अकाल के समय वस्तुओं की कीमत व्यापारियों के द्वारा बढ़ा दी जाती थी। जनसाधारण को व्यापार में लाभ नहीं मिलता था। साधारण वर्ग निर्धनता की स्थिति में थे। यानी क्या था, जब कभी भी प्रकृति का कोई मार पड़ता था यानी अकाल होता था, तो समाज के जो व्यापारी वर्ग थे वो लोग क्या करते थे, वो अपना सामान का दाम बहुत बढ़ा देते थे, जिससे जो जनसाधारण था, जो गरीब वर्ग थे, उनको बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता था। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो जनसाधारण वर्ग था उनका स्थिति बहुत ही साधारण थी। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा का पूरा जो हम लोग दिल्ली सल्तनत में ये वाला पढ़े, जो व्यापार व्यवस्था कैसा है, कृषि व्यवस्था कैसा है, तो पूरा का पूरा व्यवस्था हम लोग पढ़ लिए हैं। आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।